हमारे पूरे देश में बिहार एक अकेला स्टेट है जहां पर इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम की डिबेट पर कम, कास्टिज्म की डिबेट पर ज्यादा जीता जाता है। हुआ यूं, जब एक सीएमसी गाड़ी बेंगलुरु के एक एटीएम में पैसे डालने जा रही थी तो वहां पर आरबीआई के ऑफिसर आ गए, फेक ऑफिसर। एक साल पहले जब वहां पर इलेक्शन हुआ था यूएसए में, तो यहाँ के अंधभक्त लोग कर रहे थे अब की बार ट्रम्प सरकार, नाउ लेफ्ट विंग के लोग कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। 10 नवंबर को दिल्ली में जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ था वो इस ऑपरेशन का एक छोटा सा हिस्सा था। इसकी तरह और 32 ओल्ड व्हीकल थी जिनमें मल्टीपल जगह पर मल्टीपल ब्लास्ट होने थे। ओके, लेट मी समथिंग यू, आई डोंट केयर हु आर यू, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फक ऑफ ऑल ऑफ देम। टेल मी व्हाट इज द वर्क ऑफ ऑपोजिशन लीडर इन इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के तलवे चाट समझ नहीं आता कि हमारे देश की गवर्नमेंट इस रेड फोर्ट ब्लास्ट की अकाउंटेबिलिटी देना नहीं चाहती या फिर कुछ छुपा रही है, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। बिहार एक स्टेट नहीं, बिहार एक स्टेटमेंट है। बिहार में प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है, फिर उन सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम है। Hey guys, my name is Nasir Ali and welcome back to the Sunday Scoop। वो संडे स्कूप जहाँ करेंगे हम पॉलिटिकल न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सॉरी वो थोड़ा तेजस्वी यादव को मुझे फोटो याद आ गया। बिहार में एक बार फिर बिहार की जनता ने एनडीए सरकार को बिहार का सीएम बनाने का मौका दिया। Bihar, the state's election results were announced today and the big headline is this: the ruling NDA has won a historic victory. The latest results in Bihar show the state has given a big thumbs down to the opposition. The Mahagठबंधन was routed. 20 नवंबर को बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार यादव को 10वीं बार बिहार का सीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यार, जिंदगी हो तो नीतीश भैया जैसी, बनना जिंदा तो जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो बाल भी। We talk about deeply Bihar election. Before that, if someone asks you how to describe Bihar in few words, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? इन माई वर्ड, बिहार एक स्टेट नहीं स्टेटमेंट है। बिहार में प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है, फिर उन सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं इंडिया इज नॉट रेडी फॉर बिहारी कल्चर, बट बिहार आल्सो रेडी फॉर तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश कल्चर। क्योंकि बिहार में एक बार बीजेपी गवर्नमेंट बनाने के बाद उन्हें फिर दोबारा वहां पर गोल चक्कर पर काम करने भी तो जाना है। हमारे पूरे देश में बिहार एक अकेला स्टेट है जहां पर इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम की डिबेट पर कम, कास्टिज्म की डिबेट पर ज्यादा जीता जाता है। 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शन में एनडीए को टोटल वोट का 46% वोट मिला है। अगर तुम इसे कास्ट के हिसाब से डिवाइड करोगे तो ये डाटा 2020 के असेंबली इलेक्शन से काफी अलग है। ये 2025 के बिहार के असेंबली इलेक्शन का डाटा है जिसमें हर कास्ट का वोट एनडीए को ज्यादा गया है कंपेरिजन टू 2020 के असेंबली इलेक्शन में। अब तुम समझ सकते हो एनडीए को कम मत समझना, वो भी बहुत ज्यादा कास्टिज्म करती है बिहार में जाके। Oh my God! और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि बिहार की जनता कैंडिडेट को नहीं, कैंडिडेट की जाति, कैंडिडेट के धर्म और कैंडिडेट की पार्टी को वोट देती है। मुझे लगता है आपकी बिहार में इलेक्शन हुआ है तो वहां पर थोड़ा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ा मेजर जो डेवलपमेंट होगा वो होगा अलीनगर का नाम चेंज करके सीतानगर। आने वाले समय में अलीनगर को आदर्श नगर बनाना है। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद 14 नवंबर को श्रीनगर के नावगांव पुलिस स्टेशन में एक एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होता है जिसमें 9 लोगों की डेथ हो गई और 32 पीपल इंजर्ड हो गए। Police station where a massive blast took place yesterday night. This is at the Naugam police station in Srinagar killed 9 people. And days after the Red Fort blast in Delhi, a powerful explosion has ripped through the Naugam police station in Srinagar late last night. It has killed at least 9 people and ऑफिशियल टीम ऑलरेडी कंफर्म दैट कि ये कोई टेररिस्ट ब्लास्ट नहीं है, ये एक एक्सप्लोसिव ब्लास्ट था जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही थी। इसकी अकाउंटेबिलिटी उन पर जाती है, वो इस सब ब्लास्ट के रिस्पॉन्सिबल हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारे पूरे देश से 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है जो ज्यादातर जम्मू कश्मीर रीजन से ही है, जो नावगांव पुलिस स्टेशन में स्टोर था। वहां पर इन्वेस्टिगेशन टीम उसकी जांच कर रही थी और वहां पर एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से ये डेथ हो गई। उसमें जिन लोगों की डेथ हुई है, जो भी इंजर्ड हुए हैं, वो ज्यादातर पुलिस वाले हैं। 10 नवंबर को दिल्ली में जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ था वो इस ऑपरेशन का एक छोटा सा हिस्सा था। इसकी तरह और 32 ओल्ड व्हीकल थी जिनमें मल्टीपल जगह पर मल्टीपल ब्लास्ट होने थे। समझ रहे हो कितनी ज्यादा डेथ होती है उसके बाद। रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद लॉट्स ऑफ पीपल सेज हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पहले से ही पता था कि ये दिल्ली में ब्लास्ट होने वाला है। सरकार जो बिहार में बिजी थी, इन्होंने बिल्कुल कुछ करा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जांच कर रही थी पहले से ही, उन्हें पता था, लेकिन थोड़ी सी चूक होने की वजह से ये ब्लास्ट हो गया। अगर ये ब्लास्ट नहीं होता तो शायद हम और जो ब्लास्ट होने थे उन्हें नहीं रोक पाते। मल्टीपल जगह पर जो ब्लास्ट होने थे शायद वो एक साथ होते तो कितने लोगों की डेथ होती, तुम समझ सकते हो। जब हम 15 लोगों की डेथ नहीं देख सकते तो इनसे ज्यादा तुम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि इतने लोगों की डेथ हो जाएगी। जैसे हमारे देश में कहीं पर भी टेररिस्ट ब्लास्ट होता है उसके तुरंत बाद लेफ्ट विंग राइट विंग दोनों एक्टिव हो जाती हैं। विदाउट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आए ये लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं,
खासतौर से हमारे देश की मीडिया इतनी हरामी है, विदाउट रिपोर्ट के वो ऐसी न्यूज चला देते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट चला दी कि धर्मेंद्र सर निपट गए। अमर रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे धर्मेंद्र अपने अभिनय के जरिए अपने चाहने वालों के दिलों में और आज तक की भी तरफ से हम सब। आई नो हमारे देश में अगर कोई सेंसिबल इंसिडेंस होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है, पर ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन टीम को भी थोड़ा टाइम लगता है जांच करने में भाई। ऐसा थोड़ी नहीं कि 1 घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ या फिर रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ उसके तुरंत रिपोर्ट दे देंगे, वो उसमें टाइम लगता है भाई। दिल्ली में रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ था, उस इंसिडेंस के बाद कुछ सस्पेक्टेड टेररिस्ट सेल को अरेस्ट किया गया, कुछ को इन्वेस्टिगेशन के बाद छोड़ा गया। पर मेरे लिए एक बात समझ में नहीं आई, बिल्कुल भी एनआईए की बिल्कुल समझ नहीं आई। जब ये रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ था तब एनआईए ने कहा था एक सुसाइड बॉम्बर है। उसके 2, 3, 4, 5 घंटे बाद जो भी रिपोर्ट निकल के आई थी उसमें फिर दोबारा एनआईए ने कहा ये टेररिस्ट अटैक है। लेकिन अब फिर दोबारा होम मिनिस्टर ने कहा है, जब ये उमर नबी की वीडियो निकल कर आई है उसमें कहा है कि ये टेररिस्ट ब्लास्ट नहीं थे, एक सुसाइड बॉम्बर है। ये ऑफिशियल ने कंफर्म कर दिया है। अब समझ नहीं आता कि हमारे देश की गवर्नमेंट इस रेड फोर्ट ब्लास्ट की अकाउंटेबिलिटी देना नहीं चाहती या फिर कुछ छुपा रही है, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। आ रहा हूँ गाना गुच्छा इंसान के। दिल्ली में जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ था वो इतना तो कंफर्म है हम सबके लिए टेररिस्ट ब्लास्ट था, क्योंकि उसके प्राइम एक्यूज डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन है। इसी हफ्ते डॉक्टर उमर नबी की 1 मिनट 20 सेकंड की एक क्लिप बहुत वायरल होती है, जिसे द हिंदू ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि उन्होंने अपलोड की है उस वीडियो को। और ये जो उमर नबी की वीडियो वो लगभग 6-7 महीने पुरानी, आई थिंक अप्रैल मई की वो वीडियो है, जिसमें वो सुसाइड बॉम्बर के बारे में बात कर रहा है, आई थिंक और भी ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वीडियो फेक है या रियल है। आई थिंक ये रियल है। फिलहाल हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम उस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि रियल है फेक। जैसी रिपोर्ट मिलेगी आई विल क्लियर। अगली खबर है शिल्पा शेट्टी और ऐश्वर्या राय बच्चन के घर से। बेडरूम वाली खबर नहीं है, ये बाहर वाली है भाई। 19 नवंबर को आंध्र प्रदेश में सत्य साई बाबा शताब्दी समारोह था, जिसमें गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और ऐश्वर्या राय बच्चन गई हुई थी, और भी कई सारी बड़ी हस्तियां थी वहां पर। उसी मंच से एक अपने ऐश्वर्या राय बच्चन है, उनकी एक क्लिप वायरल होती है, उनकी वीडियो बहुत अच्छी वायरल होती है, जिसमें वो प्यार और रिलीजन को डिफाइन कर रही है कि प्यार और रिलीजन कैसे किसे कहते हैं। There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is omnipresent. Sai Ram, Jai Hind. इस वीडियो से ये तो प्रूफ होता है कि भाई ऐश्वर्या राय बच्चन मिस यूनिवर्स। पर पता नहीं मुझे यार क्यों सलमान भाई का सिंगल रहने का दुख अंदर ही अंदर खाई जा रहा है, पता नहीं क्यों, अजीब सा लग रहा है मुझे। ओके, मूव ऑन करते हैं। वहीं पर दूसरी ओर बॉलीवुड एक्ट्रेस की एक वीडियो और वायरल होती है, जो किसी सत्संग में जाकर वहां पर माइक पकड़कर बाबा जी के सामने अपने हिंदू धर्म होने का मतलब सौंदर्य देती हैं कि हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। बट भाई अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। तो शिल्पा शेट्टी जी, इस तरह से सनातन धर्म का दिखावा करने से तुम्हारे पति देव के ऊपर जो FIR है, जो चार्जेस हैं 60 करोड़ के, वो तो कम नहीं होने वाले। हाँ, एक बात जरूर, अंधभक्त लोग तुम्हें फॉलो जरूर करने लग जाएंगे। जुलाई 2024 में बांग्लादेश के स्टूडेंट ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। उस टाइम बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी। प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कुछ बच्चों की डेथ होने की वजह से कि शेख हसीना को रिजाइन देकर देश छोड़ना पड़ा। On Saturday, thousands took to the streets in Bangladesh calling for justice for the 200+ students and Form a proper line. The ceremony is about to start. नाउ बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई है अंडर ICT इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, जिसे 2009 में 1973 एक्ट के थ्रू शेख हसीना ने सेट किया था। यहाँ पर एक कहानी तो सेट होती है, बिल्कुल एकदम सेट हो जाती है कि अगर तुम खुद दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद उस गड्ढे में जाके गिरोगे। एक्चुअली में ICT एक्ट क्या है, 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन बार हुआ था, जिसमें जो पाकिस्तान के आर्मी एक्यूज थी जिन्होंने वहां पर माइनर रेप करे थे, उनको पनिश करने के लिए उन्होंने ये एक्ट बनाया था। लेकिन आज खुद शेख हसीना अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस गई। फिलहाल मिस शेख हसीना जुलाई 2024 से दिल्ली में एज ए ऑनरेबल गेस्ट रह रही हैं, लेकिन बांग्लादेश अब उन्हें इंडिया से ले जाना चाहता है। उन्होंने अभी 19 नवंबर को जो वहाँ के NSA हैं खलीलुर रहमान, वो अजीत डोभाल से बात करते हैं, फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को एक लेटर लिखते हैं कि हमें शेख हसीना को बांग्लादेश वापस कर दीजिए। उसमें उन्होंने 2013 की ट्रीटी को यूज किया है। सन 2013 में बांग्लादेश और भारत के बीच एक ट्रीटी हुई थी, जिसमें अगर कोई इंडिया से क्राइम करके बांग्लादेश चला जाता है या फिर बांग्लादेश से क्राइम करके इंडिया आ जाता है, तो दोनों देशों को वो क्रिमिनल को एक दूसरे को लौटाना पड़ेगा। इसी ट्रीटी को इसमें यूज करा है। अब उस चीज को
होम मिनिस्टर साहब देखेंगे, विदेश मंत्रालय देखेगा। देखते गवर्नमेंट क्या रिफॉर्म करती है। गवर्नमेंट एक कंट्री को बढ़ावा देगी या फिर कंट्री से संबंध बेहतर बनाएगी या फिर इंडिविजुअल पर्सन से, वो तो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन देखो शेख हसीना केस में ये अलग है। कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है, जैसे नॉर्मली पर्सन कोई क्रिमिनल होता है तो उसे भारत लौटा देता है। लेकिन शेख हसीना के केस में ये अलग है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 लेडी हैं जिसे समझ रहे मोदी जी बहुत पसंद करते हैं, एक तो मेलोनी और एक शेख हसीना, क्योंकि समझते हो लड़की के चक्कर है बाबू भैया। देखो ऐसा कुछ नहीं है, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर रह चुकी बांग्लादेश की। अभी इलेक्शन होने वाला है फरवरी 2026 में बांग्लादेश में, तो वहां पर आवामी लीग वहां पर प्रचार कर रही है, शायद सरकार दोबारा बन जाए तो हमारे बांग्लादेश से और ज्यादा संबंध बेहतर हो जाएंगे ना। अब वो तो गवर्नमेंट डिपेंड करती है कि किससे संबंध बनाने नहीं बनाने, हम कौन होते हैं भाई। अभी हाल फिलहाल में अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई का शायद क्लोज ब्रदर है या दोस्त है, आई थिंक मुझे नहीं पता, उसे यूएसए से इंडिया डिपार्ट कर दिया गया है। उस पर एनसीपी के लीडर बाबा सिद्दीकी के डेथ के चार्जेज हैं और उस पर सिद्धू मूसेवाला के डेथ के चार्जेस भी हैं। उसके साथ साथ सलमान के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसके चार्जेस भी हैं। उसे पिछले साल लास्ट ईयर यूएसए की एफबीआई ने इलीगली इमिग्रेंट मतलब इलीगली यूएसए में घुस रहा था, उसके लिए अरेस्ट किया गया था। फिलहाल यूएसए ने इंडिया को हैंडओवर कर दिया है, फिलहाल वो एनआईए की कस्टडी में है। अब होगा सलमान भाई का रौला चालू, अबे मूवीज में होता है वो सिर्फ। आपने कुछ टाइम पहले जियो पॉलिटिक्स में देखा हो कि यूएसए बार बार इंडिया को थ्रेट दे रहा था कि अगर आप रशिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट को कम नहीं करेंगे तो हम आप पर 25%, 50% या फिर 100% टैरिफ लगा देंगे, और उसने लगाया भी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडिया ने सितंबर 2024 से रशिया से क्रूड ऑयल को परचेस करना कम कर दिया था। सितंबर 2024 में 41% क्रूड ऑयल को रशिया से इंपोर्ट कराया था। टोटल 100% में से जो ऑल ओवर वर्ल्ड से इंडिया कराता है, उसमें अब सितंबर 2025 में आते आते 32% पर रह गया है। अप्रोक्सीमेटली इंडिया ने रशिया से 1 साल के अंदर 25% कम कर दिया है क्रूड ऑयल को परचेस करना। अभी जो जितना भी डाटा है वो यूएसए बेस्ड है, बट हमारी इंडियन मिनिस्ट्री ने भी इसको डिनाइड नहीं किया है। 1 साल पहले जब वहां पर इलेक्शन हुआ था यूएसए में, तो यहाँ के अंदर लोग कर रहे थे अब की बार ट्रम्प सरकार, नाउ लेफ्ट विंग के लोग कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। अगली खबर है बेंगलुरु से, जहां फेक आरबीआई के ऑफिसर 30 मिनट के अंदर सीएमसी गाड़ी से 7 करोड़ रुपए चुरा कर ले गए। 7 करोड़ रुपए, समझ रहे हो? अब क्या जरूरत अमिताभ बच्चन सर की केबीसी में। हुआ यूं, जब एक सीएमसी गाड़ी बेंगलुरु के एक एटीएम में पैसे डालने जा रही थी तो वहां पर आरबीआई के ऑफिसर आ गए, फेक ऑफिसर। उन्होंने कहा कि इस एटीएम में पैसे मत डालो, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको एटीएम में पैसे डलवाएंगे। उन्होंने कहा हम आरबीआई से आए हैं, उन्होंने मान भी लिया। भाई कितने बोले थे यार वो सीएमसी ऑफिसर। उन्होंने कहा आप हमारी गाड़ी में बैठिए, हम आपकी गाड़ी को लेकर चलते हैं और हम बताएंगे आपको पैसे कहाँ डालने हैं। फिर कुछ दूर वो चले, बेंगलुरु से बाहर निकले, उन्होंने उन जो गाड़ी कर्मचारी थी सीएमसी के साथ उनको उतार दिया और एक बेंगलुरु के पास सर्किट फ्लाईओवर है उस पर ले गए, वहाँ पर गाड़ी साइड में लगाई, अपनी गाड़ी साइड में लगाई और सीएमसी गाड़ी से पैसे निकालकर अपनी गाड़ी में डाल लिए। अभी ये तो फेक आरबीआई ऑफिसर बिना केबीसी गए करोड़पति बन गए। फिलहाल बेंगलुरु की इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पर जांच कर रही कि वो गाड़ी कौन सी थी, लेकिन बताया जा रहा है वो इनोवा गाड़ी है। उन्होंने फेक नंबर प्लेट का यूज करा था पैसे चुराने के लिए। कितना बढ़िया आइडिया था यार, बैंक लूटने की जगह उन्होंने गाड़ी लूट ली। रिसेंटली बीते 2-3 महीने अपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा एक्सपोज किया है, उस पर एलिगेशन लगाया तुम वोट चोरी कर रहे हो। इस बात पर ना तो इलेक्शन कमीशन ने कोई रिस्पॉन्स दिया है और ना ही हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया है। अब बात यह कि यहाँ पर उल्टा राहुल गांधी को ऑर्डर मिला है, उन्हें थोड़ी बहुत मतलब क्रिटिसाइज किया। कुछ पुराने रिटायर्ड जज हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। ये लगभग 272 लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है इलेक्शन कमीशन की बार बार एक्सपोज करके उसकी छवि खराब कर रही है। छवि खराब कर रही है, तुम्हें इलेक्शन कमीशन का ज्ञानेश कुमार के साथ ब्याह कराना है जिसकी छवि खराब हो रही है। ओके, लेट मी समथिंग यू, आई डोंट केयर हु आर यू, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फक ऑफ ऑल ऑफ देम। टेल मी व्हाट इज द वर्क ऑफ अपोजिशन लीडर इन इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के तलवे चाटना। राहुल गांधी इज द अपोजिशन लीडर ऑफ आवर पार्लियामेंट। जब हमारे देश में लोकसभा का इलेक्शन होता है तो देश की जनता सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं चुनती है, अपोजिशन लीडर को भी चुनती है। अभी 2024 में जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा में, उसने जनता ने सुना था कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, अपोजिशन में राहुल गांधी बैठेंगे। एक बात बताओ, अगर राहुल गांधी अपोजिशन में नहीं होंगे तो गवर्नमेंट से काउंटर क्वेश्चन कौन करेगा? आई नो कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारे पास उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि हम उसके लिए प्रोटेक्ट करें, बट ये भी तुम्हारे लिए अकाउंटेबल बनता है कि हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे। उसके लिए ही तो अपोजिशन में कोई पार्टी को बैठाती है। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होंगे तो देश तो बर्बाद होगा ही ना। लेट्स फिनिश दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को कमेंट कर दो और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो टेक केयर, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और रिफॉर्म के साथ अपने।